कहानी इसरो की, जिसने दुनिया में हर भारतीय का माथा ऊंचा किया। वेद, पुराण और आधुनिक विज्ञान का सबसे शानदार संगम है यह संस्था। इसरो के कारण भारत आज दुनिया के अग्रणी देशों की पंक्ति में खड़ा है। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। इसरो की कहानी हर भारतीय को जाननी चाहिए, क्योंकि ये भारत की कहानी है, उसके विकास और छलांग की कहानी है, अंतरिक्ष में उसकी महत्वाकांक्षाओं के विस्तार की कहानी है। इसरो का इतिहास भारत की अनंत जिज्ञासा का भी इतिहास है। इसरो का नाम आज भारत के 140 करोड़ लोगों और संभवतः विश्व में लगभग हर एक व्यक्ति की जुबान पर है। यह तब संभव हुआ जब इसरो का चंद्रयान 3 मिशन सफल हुआ। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ ही भारत विश्व के अग्रणी देशों की पहली पंक्ति में शुमार हो गया। आज देश खुद पर इतरा रहा है, यहाँ के लोग गर्व कर रहे हैं। भारत को क्यों ना विश्व गुरु की श्रेणी में रखा जाए। जब नासा 9 प्लैनेट्स ढूंढ रहा था, तब भारत के घर घर में नवग्रहों की पूजा होती थी। भारत हनुमान चालीसा में पहले ही धरती से सूर्य तक की दूरी नाप चुका था। भारत ने ही शून्य का आविष्कार किया। हमें पढ़ाया गया कि 1903 में विमान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था, लेकिन हजारों वर्ष पहले ऋषि भारद्वाज वैमानिक शास्त्र में हवाई जहाज या यूं कहें उड़ने वाले यंत्र या विमान के कई प्रकारों का वर्णन और उन्हें बनाने की तकनीक का वर्णन किया है। न्यूटन से 1500 साल पहले भारत को गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटेशन की जानकारी थी। वेदों में तो पहले ही चंद्रमा पर पानी का जिक्र है। भारत विश्व गुरु था और अपने चंद्रयान 3 की सफलता से उसने फिर यह सिद्ध कर दिया कि कैसे किफायती दर पर अंतरिक्ष मिशन को सफल किया जा सकता है। भारत के वैज्ञानिक आज हर क्षेत्र में अपने बुद्धि बल का परिचय दे रहे हैं। क्या है इसरो की कहानी बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। इसरो की कहानी देश की आजादी के लगभग 1.5 दशक बाद शुरू हुई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार का एक प्रमुख घटक है। इसका लक्ष्य अंतरिक्ष विज्ञान, अनुसंधान और ग्रहों की खोज को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। इसरो को पहले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इंकोस्पार के नाम से जाना जाता था। विक्रम साराभाई उसके मुखिया थे। वर्ष 1962 में विक्रम साराभाई ने देश में स्पेस रिसर्च शुरू करने के लिए भारत में एक सरकारी इंस्टीट्यूट बनाने का विचार रखा। साराभाई के पास गिने चुने वैज्ञानिकों की टीम थी और पैसों की तंगी भी। इस विचार को मूर्त रूप देते हुए 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए विस्तारित भूमिका के साथ इसने इंकोस्पार की जगह ली। उसके बाद अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई और 1972 में इसरो को अंतरिक्ष विभाग के तहत लाया गया। साइकिल पर लादकर लॉन्च सेंटर तक पहुंचाए गए रॉकेट के पार्ट्स। इंकोस्पार के गठन के ठीक 1 साल बाद 1963 में भारत ने अपना पहला रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। ऊपरी वायुमंडल की जांच के लिए बनाए गए साउंडिंग रॉकेट को केरल के थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से लॉन्च किया गया था। इसे अब विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के रूप में जाना जाता है। भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बताया था कि कैसे तैयारी शुरू होने से पहले इंकोस्पार को एक स्थानीय चर्च से जमीन लेनी पड़ी और फिर ग्रामीणों को स्थानांतरित करना पड़ा। फिर वे रॉकेट पार्ट्स को साइकिल पर लादकर लॉन्च पैड तक ले जा रहे थे। 21 नवंबर 1963 को उन्होंने डॉक्टर होमी भाभा जैसे विशिष्ट वैज्ञानिकों की मौजूदगी में
रॉकेट लॉन्च किया। आर्यभट्ट, देश के पहले उपग्रह का लॉन्च। 1969 में इसरो की स्थापना के बाद भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1 सोवियत रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था जिसे 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3M लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था। प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर इसका नाम आर्यभट्ट रखा गया। इसे इसरो ने बनाया था और सोवियत संघ ने लॉन्च किया था। इसरो के ऑफिस के पीछे की कहानी। विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष अनुसंधान का दायरा बढ़ाने के लिए भारत में एक सरकारी संस्थान बनाने की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने 1962 से पहले ही इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। 1969 में इसे लागू किया गया। उसी साल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना हुई। लेकिन इसरो के मुख्यालय को बेंगलुरु लाने के अथक प्रयास के पीछे जिस शख्स का नाम है वह है सतीश धवन। श्री हरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। इसरो का ऑफिस बेंगलुरु लाने के पीछे भी एक कहानी छिपी है। पहले इसरो का हेडक्वार्टर इस शहर में नहीं था। वरिष्ठ वैज्ञानिक सतीश धवन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु ले जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने तुरंत ही स्वीकार कर लिया। विज्ञान के क्षेत्र में उनके द्वारा दिए गए योगदान को देखते हुए श्री हरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र का नामकरण भी सतीश धवन के नाम पर किया गया। धवन का कहना था कि बेंगलुरु में स्पेस रिसर्च एकेडमी के लिए जरूरी सभी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। यहाँ पर वर्ष 1940 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट अब एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी। इसके बाद 1942 में IISc को बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। सतीश धवन इसी IISc के निदेशक थे। इस तरह इसरो के इस शहर में आने से सभी जरूरी चीजें एक ही जगह पर मिल गई थीं, जिसके बाद देश ने अंतरिक्ष विज्ञान में सफलता की नई कहानियां लिखनी शुरू कर दी। विक्रम साराभाई के निधन से लगा झटका। प्रोफेसर धवन ने हमेशा रिसर्च का दायरा बढ़ाने की कोशिश की। उनका मकसद अनुसंधान कार्यों के लिए कई और केंद्र स्थापित करना था। IISc के काम को विस्तार करने के लिए एस्ट्रा, ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए सेल, CES, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, विज्ञान और शोध के काम को विस्तार देने के लिए धवन काफी पहले से ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे। वह दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा की तलाश में थे। ऐसे में कार्यकर्ताओं की तलाश जो शोध कार्य को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाए। लेकिन कभी कभी लय में अचानक गिरावट आ जाती है। आरंभ होने से पहले ही भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान गहरे अंधकार में डूब गया। 30 दिसंबर 1971 को इसरो के दिग्गज विक्रम साराभाई का 52 वर्ष की उम्र में अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। तब सभी लोग असमंजस में पड़ गए। SLV-3 इसरो का बनाया गया पहला स्वदेशी रॉकेट। वर्ष 1980 में देश ने अपना पहला रॉकेट बनाया, जिसे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 नाम दिया गया था, जो सभी ठोस 4 चरण वाहन थे। यह 22 मीटर की ऊंचाई के साथ 17 टन वजन और 40 किलोग्राम श्रेणी के पेलोड को निम्न पृथ्वी ऑर्बिट LEO में रखने में सक्षम था। इसे 18 जुलाई 1980 को लॉन्च किया गया था। SLV-3 ने रोहिणी को ऑर्बिट में स्थापित किया था। इस तरह भारत अंतरिक्ष प्रगतिशील देशों के एक विशेष क्लब का 6ठा सदस्य बन गया। रोहिणी इसरो द्वारा लॉन्च सैटेलाइट की एक सीरीज थी। इस सीरीज में 4 सैटेलाइट शामिल थे। उनमें से 3 ने सफलतापूर्वक ऑर्बिट में प्रवेश किया। PSLV इसरो का सबसे भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV भारत का तीसरी पीढ़ी का लॉन्च व्हीकल है। इसे अक्टूबर 1994 में लॉन्च किया गया था और तब से जून 2017 तक लगातार 39 सफल मिशनों के साथ एक विश्वसनीय लॉन्च व्हीकल के रूप में उभरा है। इसी ने सफलतापूर्वक 2008 में चंद्रयान 1 और 2013 में मंगल ऑर्बिटर स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया था। वहीं 2001 में GSLV इसरो की ऐतिहासिक उपलब्धि है, जिसे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है। GSLV में PSLV की तुलना में कक्षा में भारी पेलोड डालने की क्षमता है। चंद्रयान 1 चांद की ओर बढ़ा इसरो।
चंद्रयान 1 भारत का पहला मून मिशन था। अक्टूबर 2008 में इसे लॉन्च किया गया था। इसने चंद्रमा के चारों ओर 3400 से अधिक चक्कर लगाए। 29 अगस्त 2009 को स्पेसक्राफ्ट से संपर्क टूटने के बाद मिशन समाप्त हो गया था। मंगलयान मिशन पहली कोशिश में रचा इतिहास। मार्स ऑर्बिटर मिशन किसी ग्रह पर स्पेसक्राफ्ट भेजने का भारत का पहला मिशन था। रोस्कोस्मोस, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद इसरो मंगल की कक्षा में पहुंचने वाली दुनिया की चौथी अंतरिक्ष एजेंसी बन गई। अपनी पहली ही कोशिश में भारत मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। मंगलयान 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 आखिरी वक्त में टूटा कनेक्शन। 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। चंद्रयान 2 जब चंद्रमा की सतह पर उतरने ही वाला था कि लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया। इस तरह आखिरी वक्त में चंद्रयान 2 का 47 दिनों का सफर अधूरा रह गया। भारत का यह मून मिशन चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर दूर रह गया था। चंद्रयान 3 भारत चांद पर। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। चंद्रयान 3 के द्वारा भारत ने अब चांद पर कदम रख दिया है। रूस, अमेरिका और चीन के बाद ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। वहीं चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश। जैसे ही मिशन सफल हुआ, देश में लोग खुशी से झूम उठे। हर तरफ तालियों से खुशी और सफलता जाहिर की गई। इसरो का कंट्रोल सेंटर तालियों से गूंज उठा। पीएम मोदी मुस्कुरा उठे। गर्व से उनका रिएक्शन देखने लायक था। इस मौके पर इसरो चीफ के चेहरे की खुशी देखते ही बन रही थी। यह पल विश्व में भारत को पहली पंक्ति में खड़ा होने का अनुभव दिला रहा था। इसरो किफायती कमर्शियल लॉन्चिंग के लिए जाना जाता है। चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी खोजा। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी काम कर रहा है। उसी ने चंद्रयान 3 के लिए लैंडिंग साइट खोजी। इसके अलावा मंगलयान का परचम तो पूरी दुनिया देख चुकी है। इन सब के बाद चंद्रयान 3 की सफलता ने दुनिया में भारत के दमखम को दिखाया है और ये साबित किया है कि भारत की काबिलियत किसी से कम नहीं। इससे दुनिया में यह संदेश गया कि भारत के पास वह क्षमता है जो कम बजट और कम संसाधनों में भी काम कर सकता है, जो बड़े बड़े देश नहीं कर सकते। इस उपलब्धि ने दुनिया भर में भारत की विश्वसनीयता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। मिशन पर क्या रहा खर्च? 2008 में भेजे गए चंद्रयान 1 का कुल खर्च 386 करोड़ रुपए था। इसी तरह 2019 में भेजे गए चंद्रयान 2 पर कुल 978 करोड़ का खर्चा आया था। चंद्रयान 3 का कुल खर्च 615 करोड़ यानी तीनों मिशन पर इसरो का कुल खर्च 1979 करोड़ रुपए रहा है। अमेरिका ने अपना लूनर मिशन साल 1960 में शुरू किया था। तब उसके मिशन का कुल खर्च 25.8 अरब डॉलर था। अगर आज के हिसाब से देखें तो ये 178 अरब डॉलर बैठता है। रुपए के हिसाब से देखें तो यह रकम करीब 14 लाख करोड़ रुपए बैठती है। यानी इसरो के मुकाबले नासा के मून मिशन का खर्च करीब 3000 गुना ज्यादा था। इसरो ने कुछ साल पहले मंगलयान को भी लॉन्च किया था। इसका कुल खर्च करीब 450 करोड़ रुपए था, जबकि 2013 में आई हॉलीवुड फिल्म ग्रेविटी की लागत 600 करोड़ रुपए थी। 2014 के बाद इसरो के अंतरिक्ष प्रोजेक्ट के बजट में 123% की भारी वृद्धि। 2014 तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बजट 5400 करोड़ रुपए था। इसके बारे में कहा जाता था कि सारा पैसा वेतन भुगतान और प्रयोगशालाओं के रख रखाव में ही खर्च हो जाता है। 2022 में यह 14,217 करोड़ हो गया है। यानी 2014 से लेकर 2022 तक इसके बजट में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है और इसने इस क्षेत्र में बहुत बदलाव लाया है। केवल अंतरिक्ष क्षेत्र का बजट ही पिछले 10 वर्षों में 123% की भारी वृद्धि के साथ 5,615 करोड़ से बढ़कर 12,543 करोड़ हो गया है। बजट में यह उल्लेखनीय वृद्धि स्पेस रिसर्च में भारत सरकार की प्रतिबद्धता और अग्रणी अंतरिक्ष शक्ति बनने की उसकी महत्वाकांक्षा का प्रमाण है। यह सही है कि आजादी के तुरंत बाद देश में स्पेस रिसर्च की बेहतर शुरुआत हुई। हम दुनिया भर में स्पेस रिसर्च में टॉप 5 या टॉप 6 देशों में शामिल रहे हैं, पर इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता
कि देश में पिछले 9 सालों में बहुत कुछ बदला है। 2014 से पहले भारत प्रतिवर्ष औसतन 2.15 सैटेलाइट ही प्रक्षेपित कर रहा था, पर 2014 के बाद प्रतिवर्ष 5.9 अंतरिक्ष यान मिशनों के प्रभावशाली होने का उदाहरण है। यह उछाल भारत की बढ़ती क्षमताओं और वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।